Hey everyone, welcome to the Layman Way and in this lecture we would be discussing कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में डायरेक्टली हमारी प्लेलिस्ट से पूछे गए हैं एंड ये उन प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे हमारे, है ना। सो दिस इज़ जस्ट टू टेल यू कि कितना क्वालिटी कंटेंट पड़ा हुआ है ऑलरेडी चैनल पे। सो प्लीज़ यूटिलाइज आवर एफर्ट्स ऑल्सो, ताकि आपके भी क्वेश्चंस बन पाएँ और आप भी अच्छा स्कोर कर पाएँ यूपीएससी प्रीलिम्स में, राइट। एंड अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आपको पता चलते रहें। हमारा पॉलिटी का कोर्स अभी यूट्यूब पे चल रहा है, सो उनके लेक्चर्स भी आपको अपडेट हो जाएंगे। सो काइंडली डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स मूव अहेड एंड देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस थे। इन अराउंड 16 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से आप 32 मार्क्स ऐसे ही स्कोर कर सकते थे। एंड हम इन प्लेलिस्ट में क्या करते हैं, हम इन प्लेलिस्ट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, स्पेशली विद इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी वगैरह में हम एकदम ही कंसेप्ट पे बात करते हैं। सो अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी इनिशियली इकोनॉमिक्स में तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछ रहा है, पॉलिटी में भी अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछ लेता है। दे डोंट वांट यू टू क्रैम लक्ष्मीकांत, दे डोंट वांट यू टू क्रैम एनसीईआरटी, दे वांट यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स, राइट। तो लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है ना, आप सेक्युलरिज्म से क्या समझते हो, है ना, इकोनॉमिक्स में मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट क्या है, ये सब वो चाहते हैं कि आप समझिए कि होता क्या है ये, है ना। तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। सिर्फ रटने से पेपर आपका नहीं बनने वाला है, राइट। तो इस हम लोग पे हमारा भी कंसेप्ट हम भी यही करते हैं कि वी ट्राई टू गिव यू अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन द टॉपिक, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको रटने की ज़रूरत है नहीं, है ना। कुछ कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको रटनी पड़ेंगी, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि सर एंशिएंट एंड मिडिवल जो है अब उसमें मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी दो, उसमें कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, उसमें यू हैव टू क्रैम, है ना। तो यू हैव टू, बट जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम समझ सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, राइट। इकोनॉमिक्स इज़ अ फन सब्जेक्ट, है ना। तो उसमें अगर आपको समझ में आ गया एक बार, तो उसमें आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं है। यूल डू क्वेश्चंस आफ्टर 3 years ऑल्सो, है ना। तो उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। सो डू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट, लिंक आपको मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के, है ना। और जितनी भी प्लेलिस्ट है जिनसे जिनसे क्वेश्चन आए उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो डू चेक इट आउट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था ये ब्रिटिश एक्ट्स के ऊपर। सो ब्रिटिश एक्ट्स की प्लेलिस्ट में हमने 3 वीडियोस को कवर किया है ना। हार्डली दे आर 15 to 20 मिनट्स के वीडियोस, है ना। उनमें से ही एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है ना। तो वो 3 अगर नहीं देखें, ब्रिटिश एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। सो वो जो प्लेलिस्ट है वो एवरग्रीन है, तो वहाँ जाके आप उसको देख लीजिए एक बार, है ना। उसमें सारे जितने भी एक्ट्स हैं 1773 से लेकर 1947 तक सारे कवर्ड हैं और सारे सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द मॉन्टेग-चेमफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। तो अब देखो, हमने जब 1919 वाला एक्ट, हम जब सारे अपने एक्ट्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो 1909 वाला एक्ट है, दैट इज़ मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, है ना। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि भाई जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं, है ना। एंड दे विल बी गेटिंग अ रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेचर, है ना। तो मुस्लिम्स को रिजर्व सीट मिलेगी और वो मुस्लिम ही वोट करके उनको उस सीट पे इलेक्ट कर सकते हैं। दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। तो 1919 में मुस्लिम्स के लिए था। फिर हमने जब 1919 की बात करी थी तो हमने ये बोला था कि यार ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये एक्सटेंड हो गया था। किसको एक्सटेंड हुआ था, ये सिख्स को हो गया था, है ना, एंग्लो इंडियंस को हो गया था, क्रिश्चियंस को हो गया था, यूरोपियंस को हो गया था, है ना। तो इन सबको ये एक्सटेंड हो गया था, राइट। बट उसमें वुमेन नहीं थे, है ना, वुमेन वर नॉट देयर, और वुमेन भी नहीं थे। और वोटिंग राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो वोटिंग राइट तो ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया में फुल यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी तो उन्होंने कभी दी ही नहीं थी, है ना। ये भी हमने डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि भाई 1935 में भी सिर्फ 10% लोगों के पास ही वोटिंग राइट था। तो ऑल वुमेन को तो कैसे ही दे सकता है अबव द एज ऑफ 20 में, है ना। ये तो गलत ही हो गया, है ना, सरासर गलत हो गया। क्योंकि उस टाइम जब वोटिंग राइट्स मिलते थे तो उस टाइम कुछ कुछ पर्टिकुलर क्लास को ही मिलता था, एजुकेशन के बेस पे, है ना, वेल्थ के बेस पे, इस टाइप से मिलता था। और ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत कि सबको तो नहीं मिलेगा। और फिर जब हम अपनी ये प्लेलिस्ट पढ़ रहे थे जिसमें हम 120+ कैसे स्कोर करना है वो हम देख रहे थे, और उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताया था कि जितने भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली होते हैं वो गलत होते हैं ना। इसमें आपको वैसे भी श्योर नहीं है कि भाई वुमेन क्या था कि नहीं था, और इसमें ऑल वैसे ही आ गया है।
है ना, दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि सारी वुमेन को दे दिया, है ना, ऐसा तो कभी था ही नहीं, है ना सारी वुमेन को तो कभी किसी ब्रिटिश ने कभी दिया ही नहीं, है ना। और बात हो रही है 1919 की, ठीक है, तो 1947 के पास होता तो समझ में भी आता, पर 1919 में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब हमने 1919 का डिस्कस किया था, उसके बाद हम जब 1935 पे आए थे, तो हमने देखा था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था इसको और एक्सटेंड कर दिया गया था, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दे दिया गया था, डिप्रेस्ड क्लासेस को दे दिया गया था, वुमेन को दे दिया गया था, है ना, और लेबर, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, है ना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब वुमेन के लिए सीट रिजर्व हो गई थी लेजिस्लेचर में, है ना। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया, 2 ओनली, ठीक है। तो थोड़ा तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, राइट, ऐसा तो एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर करके ही पूछेगा, बट स्टिल यू हैव टू रीड मोर नंबर ऑफ टाइम्स ताकि आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, है ना। बट वी डिड कवर दिस इन आवर लेक्चर्स एज वेल, है ना। चलो, अब इसको आप कहाँ देख सकते हो, इसको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमने डिस्कस किया ही था, है ना। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, लिमिटेड वोटिंग राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स एंड एजुकेशन, है ना, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है ना। तो सारों को तो नहीं मिला था, लिमिटेड वोटिंग राइट्स ही मिले थे, है ना। तो और इससे आपको ये कॉम्प्रीहेंड करना है कि भाई हाँ, मतलब लिमिटेड ही थे, सबको नहीं मिला था, है ना। तो यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड दिस एंड डू दैट क्वेश्चन। ये ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब पे, सिर्फ 4 वीडियो हैं, जिसमें से एक तो ट्रेलर ही है ना, बाकी 3 जो हैं देख लो आप, 20-20 मिनट के लगभग लेक्चर्स हैं। तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, यूनिवर्सल है, हमेशा ब्रिटिश एक्ट्स आपके काम आएंगे, आपको रटे होने चाहिए, थॉरो होने चाहिए आप इससे कि भाई क्या क्या पॉइंट्स कौन कौन से एक्ट्स में थे, है ना, क्योंकि बहुत मतलब हर साल पूछते हैं क्वेश्चन, हर साल पूछते हैं, है ना, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर करी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 2 देखते हैं। अब इकोनॉमिक्स की आप अगर देखोगे ना, इकोनॉमिक्स के 80% ऑफ द क्वेश्चन जो हमारी प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी, वहीं से ही पूछे गए, क्योंकि हमने पूरा कंसेप्ट उसमें कवर किए हैं, और इस बार यूपीएससी ने पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, है ना, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, कोई भी ऐसे रटा क्वेश्चन आप नहीं है आप देखोगे इस पेपर में, ठीक है। तो इसीलिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच, अगर नहीं देखिए, आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन ना एग्जैक्ट हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, एग्जैक्ट, ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और एग्जैक्ट यही पूछा गया है। लेट मी टेल यू कहाँ से है। पहले तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जब मैं आपको समझा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि आप जब बैंक में डिपॉजिट करते हो पैसा, है ना, तो बैंक कुछ CRR में रखता है अपना 10% रख के, और बाकी फिर लेंड करता है, फिर ये वाला आगे डिपॉजिट करता है, फिर ये रखता है, फिर ये आगे देता है। तो ऐसे करते करते जो मनी है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। अगर आपने 100 रुपये क्रिएट किया तो लेट से 1000 रुपये एक्स्ट्रा मनी क्रिएट हो गया। सो इसी को हम बोल रहे थे कि ये मनी मल्टीप्लाई हो गया। तो 100 रुपये आपने डिपॉजिट किया तो इसका 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर, करेक्ट। तो फिर हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द CRR। तो CRR अगर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, CRR कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, है ना, यही हमने देखा था। अब इसमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। इंक्रीज से तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज से होगा। इंक्रीज इन SLR, ये भी गलत है ना, ये भी SLR का भी कोई रोल नहीं है इसमें। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। बैंकिंग हैबिट अगर बढ़ेगी लोगों की तो क्या होगा, लोग ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, है ना। तो जो वहाँ 100 रुपये आ रहा था वो अगर अब 200 रुपये हो जाएगा तो यहाँ पे 2000 रुपये और मनी क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका आंसर है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। एंड द सेम थिंग वी कवर्ड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट मनी मल्टीप्लायर इन आवर इकोनॉमिक्स लेक्चर। तो जहाँ पे मनी मल्टीप्लायर हम डिस्कस किया था, जब मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था मनी मल्टीप्लायर का, तो मैंने आपको बताया था कि भाई मनी मल्टीप्लायर इम्प्रूव कैसे होता है अगर हम लोन की डिमांड बढ़ जाए, है ना, इकोनॉमी में हम बैंकिंग पेनिट्रेशन को बढ़ा दें, है ना, ये देखो बैंकिंग पेनिट्रेशन को बढ़ा दें, बैंकिंग हैबिट बढ़ा दे लोगों की, है ना। तो अभी ये पिछले ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट, डायरेक्ट ही पूछा गया ना कि बैंकिंग हैबिट अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर पे वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो बताया था हमने इस लेक्चर में कि भाई जो अगर मनी मल्टीप्लायर इम्प्रूव कैसे होगा, अगर हम बैंकिंग हैबिट बढ़ा दें, है ना, बैंकिंग हैबिट अगर अच्छी होगी लोगों की तो इट विल इम्प्रूव। सो डायरेक्टली द क्वेश्चन वॉज फ्रॉम आवर प्ले लिस्ट, है ना, लेक्चर 15 जाके मनी मल्टीप्लायर का एक बार देख लेना। अगर कंसेप्ट नहीं पता है मनी मल्टीप्लायर का तो पूरा एकदम समझ में आ जाएगा हम आपको, है ना। और इसमें 38 टोटल लेक्चर्स हैं, पूरे कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं, एंड यू विल रियली बेनिफिट इफ़ यू वॉच दिस वॉच दीज लेक्चर्स,
क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर आपको समझना है, इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी फन सब्जेक्ट, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ना। तो आपको पता चलेगा कि भैया जो पैसा है इकोनॉमी में फ़्लो कैसे करता है और क्या क्या स्टेप्स सरकार लेती है, आरबीआई लेती है, पूरा कंसेप्चुअल है ना, ताकि आपको कभी रटने की ज़रूरत ही ना पड़े कि भाई आरबीआई क्या करेगा। अब इन्फ्लेशन अगर आ रहा है इकोनॉमी में तो आरबीआई क्या करेगा, रिसेशन आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा अरे हाँ भाई रिसेशन आ रहा है, गवर्नमेंट को डिमांड बूस्ट करनी है, डिमांड बूस्ट करनी है, पैसा इन्फ्यूज़ करेगी, खत्म, है ना। तो इतनी सिंपलिस्टिक फॉर्म में समझाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट इंक्रीज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने समझाया था आपको क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाए, है ना, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, है ना, डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा बहुत होगा हाथ में चीज़ें खरीदने के लिए, और सप्लाई उतनी ही रहती है ना। जब सप्लाई कांस्टेंट रहती है और मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो वो किससे किससे कॉज हो सकता है ये पूछ रहा है ना। तो पहला है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ क्या आरबीआई करता है ना। आरबीआई क्या करता है, जब मनी इन्फ्यूज़ करता है इकोनॉमी में, है ना, जब मनी आरबीआई इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ करता है तो उससे इन्फ्लेशन आता है, राइट। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जब आप ज़्यादा पैसा दोगे लोगों को तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, लोग और ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, तो उससे प्राइस इंक्रीज़ होगा। दूसरा क्या है, फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस जो गवर्नमेंट करती है ना, गवर्नमेंट जब पैसा इन्फ्यूज़ करती है किसी भी तरीके से, अगर पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा है इकोनॉमी में, है ना, अगर पैसे मनी का सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है ना, गवर्नमेंट बाहर पैसा इन्फ्यूज़ करती है तो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो इससे भी होगा। उसके बाद अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में 1 और 2 तो है ही, और इसको अगर आपको और इजीली तरीके से करना है तो आप पहले सारे ऑप्शन पढ़ लो, ठीक है। आपने सारे ऑप्शन पढ़ लिए, फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक जो हमने आपको सिखाई थी 120+ वाली प्लेलिस्ट में, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स में से 5th ऑप्शन देखो। 5th ऑप्शन क्या बोल रहा है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाओगे, अब मान लो आप बैंक के पास जाते हो, आप बोलते हो मेरे को लोन चाहिए, है ना, पहले लोन 3% में मिल रहा था, अब लोन 10% में मिल रहा है, तो आप क्या लोन लोगे, कम लोग लोन लेंगे, है ना। कम लोग लोन लेंगे तो क्या हुआ, मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो गई इकोनॉमी में, है ना। मनी सप्लाई जब डिक्रीज़ हुई इकोनॉमी में तो लोगों के पास पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है तो इन्फ्लेशन कम होगा ना कि बढ़ेगा, है ना, डिमांड कम हो जाएगी। तो 5th इज़ रॉन्ग। इफ़ 5th इज़ रॉन्ग तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, बचा क्या, ए। करेक्ट, समझ में आया। अब देखो ये सेम चीज़ हमने आपको पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ दी थी, जहाँ हम ये आरबीआई का रोल डिस्कस कर रहे थे कि भाई आरबीआई जो है वो क्वांटिटेटिव और कौन से क्वालिटेटिव स्टेप्स लेता है मनी की सप्लाई बढ़ाने में, मनी सप्लाई कैसे क्रिएट होती है इकोनॉमी में, है ना, मनी सप्लाई कैसे बढ़ती है, मनी सप्लाई कैसे कम होती है। तो हमने उस समय जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमको डिफ्लेशन को फाइट करना होता है, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन आया होता है, मतलब प्राइस बहुत ही डाउन हो गए होते हैं, तो हमको जब प्राइस बढ़ाने होते हैं कमोडिटी के, तो हम क्या करते हैं, आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब मनी की सप्लाई इंक्रीज़ करती है, राइट। ये सब बताया था, है ना, लेक्चर्स 19, 20, 21, 22 वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, वहाँ जाके देख लेना एक बार इसको, है ना, तो पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, Which among the following steps is most likely to be taken at the time of economic recession? जब रिसेशन आया होता है, जब इकोनॉमी में, जैसे अभी रिसेशन चल रहा है, कोविड-19 के टाइम में जब रिसेशन था, तो गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है, मोस्ट लाइकली स्टेप क्या होगा रिसेशन से निकलने के लिए। एंड द सेम कंसेप्ट वॉज टॉट टू यू इन लेक्चर 33 ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे थे कि भाई गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट टेक्स टू मैनेज द इकोनॉमी। तो उसमें हमने देखा था कि जब हमको इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करनी होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ट्राइज टू इंड्यूस मनी बाय स्पेंडिंग ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें यही पूछा है कि इकोनॉमिक रिसेशन जो है, इकोनॉमिक रिसेशन से निकलने के लिए आप क्या करोगे। रिसेशन जब होता है, रिसेशन में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो इससे निकलने के लिए आप क्या करोगे, इसका उल्टा करोगे। इसका उल्टा मतलब क्या है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टअप करोगे। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टअप आप कैसे कर सकते हो, मोस्ट लाइकली स्टेप क्या होगा कि भाई आप जो है एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एक्सपेंडिचर करो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर ये नहीं भी मालूम था, लेक्चर हमारे नहीं भी देखे तो भी कर सकते थे, क्योंकि देखो आपको जब इकोनॉमिक रिसेशन से निकलना है तो आपको अगेन मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ानी पड़ेगी। मनी सप्लाई आप इकोनॉमी में कैसे बढ़ाओगे,
टैक्स रेट कट करके कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट अ मोस्ट लाइकली। इसमें क्या पूछा है? मोस्ट लाइकली। ये भी एक ऑप्शन है बट मोस्ट लाइकली नहीं है। मोस्ट लाइकली क्या है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म चीज़ों में पैसा लगाओ, जैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की स्किलिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इन सब में लगाओ, तभी जो है एक लॉन्ग टर्म रिसेशन से इकॉनमी उभर पाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये इसका आंसर था। ठीक है, सब कवर्ड है ना। तो क्या होता है ना, फ्री वाली चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है हमारे इंडिया में। तो भाई प्लीज़ जाके इसको देख लो, लेक्चर्स को, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्या है? दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब सेम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने कवर किया है। कहाँ पे कवर किया था? हमने अपने कवर किया था ये करंट अफेयर्स वाली जो लेक्चर सीरीज़ में थे, जहाँ पे हम एकदम शॉर्ट में अपने 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 2020 वाला, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि भाई जो नया एक्ट आया है उसमें आरबीआई को पावर दी गई है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बैंकिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। और यहाँ पे क्या बोला है पहले ही स्टेटमेंट में कि वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो ये तो गलत हो गया, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है भाई, कौन करता है? आरबीआई करता है। तो पहला आप गलत कर दो, पहला आप गलत करोगे, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, सिंपल था, कोई भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, है ना। ये भी अगर आपने लेक्चर पढ़ा होता 23 वाला करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो है ना सॉरी 98 टोटल लेक्चर्स थे इसमें, अगर ये भी आपने पढ़ा होता तो आप कर लेते ये क्वेश्चन, है ना। ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में, है ना, या फिर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे। तो एक बार जाके अगर देखना है तो देख सकते हो, है ना। मैं सजेस्ट करूँगा इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल ही देख लेना, और एक जियोग्राफी तो और भी इंपॉर्टेंट है, जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, वो भी देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आया है। जोग्राफी जनरली यूपीएससी से पूछता नहीं है, बट इस बार पूछा है तो उन्होंने उसी प्लेलिस्ट से पूछा है, दिखाऊंगा मैं कैसे पूछा है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड का पूरा कंसेप्ट, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड यील्ड कैसे इन्फ्लुएंस होता है, सब समझाया था कहाँ पे? करंट अफेयर्स वाले लेक्चर्स में। तो ये जो करंट अफेयर का लेक्चर्स 27 और 77 है, 2 बार समझाया है। ठीक है, तो 2 बार जब हमने समझाया तो उसमें हमने आपको ये बताया था उसमें कि भाई जस्ट अ मिनट, उसमें हमने ये बताया था ना आपको कि यार जब यूएस ने अपने फेड, जो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है, जो यूएस का फेड रिजर्व है, उसने अपनी बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ा दिया है ना। उसकी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई है, तो उससे इंडिया की गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड्स पे क्या इफेक्ट आएगा? जब यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया से पैसा लेके यूएस में डाल देंगे, है ना। यूएस में डाल देंगे तो यहाँ से पैसा बाहर जाने लगेगा, यहाँ के बॉन्ड्स की, जो इंडिया के बॉन्ड्स हैं उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो क्या होगा? यील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने ये देखा था कि यील्ड जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, है ना। तो यील्ड उसका बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली इफेक्ट कर रहा है ना, इफेक्ट कर रहा है ना। तो ये देखो लिखा है, द हायर बॉन्ड यील्ड्स ऑल्सो इनडायरेक्टली पुश अप द बोरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ठीक है, कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हैं सारे। ठीक है, अब ये देखो क्या बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड है वो किससे किससे इन्फ्लुएंस होती है। तो पहला क्या है? पहला है कि भाई यूएस के फेड रिजर्व से ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होती है। अगर ये यहाँ पे ये लोग यूएस का फेड रिजर्व मान लो अपने बॉन्ड की यील्ड कम कर देता है या बढ़ा देता है, या इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, बढ़ा देता है, उससे यील्ड ऊपर नीचे होती है, तो उससे इन्वेस्टर्स भी गवर्नमेंट बॉन्ड, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, वो या तो अपना पैसा हटा लेंगे या तो और इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो ऑब्वियसली यील्ड इन्फ्लुएंस होगी। तो अब 1 सही है तो या तो ए होगा या तो डी होगा, तो हमको 2 देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 3 पे आते हैं। 3 क्या है? इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली महंगाई से इफेक्ट करेगा, क्यों करेगा भाई? अब मान लो आज आपने लिया, आज इन्फ्लेशन 4% है और बॉन्ड की यील्ड आपको लेट से 10 रुपये मिल रही है ना, और वहीं 10 साल बाद इन्फ्लेशन लेट से 8% हो गया, आपको स्टिल जो बॉन्ड की यील्ड है वो 10 रुपये ही मिल रही है। तो इसमें एक्चुअली में जो यील्ड है वो तो कम हो गई ना इन्फ्लेशन की वजह से। ये 10 रुपये की वैल्यू अब उतनी थोड़ी रही जो 5 साल पहले थी, है ना। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है वो इफेक्ट करेगी इन्फ्लेशन से, है ना। कोई भी प्राइस वाली चीज़ होती है ना वो इन्फ्लेशन से हमेशा इफेक्ट होती है, महंगाई से हमेशा इफेक्ट होती है। ठीक है, तो 3 भी हो गया ऑप्शन में। क्या हो गया आंसर इसका? डी हो गया। कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, ये कहीं आपको रटा रटाया मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हमेशा ये देखो जितने भी ये सब ऑप्शन हैं ये सारे कंसेप्चुअल हैं। आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स काम कैसे करती है, इकोनॉमी काम कैसे करती है। ठीक है, तभी आप कर पाओगे। बॉन्ड्स का इफेक्ट क्या हो रहा है, यूएस के जब फेड रिजर्व चेंज हो रहे हैं तो उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 7 क्वेश्चन देखते हैं।
अगेन व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा और इनमें से कौन सा FDI में काउंट होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें सबसे पहले तो हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो हम पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्ड और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसमें सबसे सिंपल ऑप्शन है फोर्थ, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। क्या मतलब है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट का? मतलब जो NRIs होते हैं ना, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, वो जो अपना जब फॉरेन में अर्न करते हैं वो लोग, तो वो इंडिया के कोई अकाउंट में डालते होंगे पैसा, सेविंग्स अकाउंट में, जैसे हम लोग डालते हैं वैसे बाहर वाले भी डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट। मतलब बाहर से डिपॉजिट आ रहे हैं इंडिया में, तो बाहर से डिपॉजिट आ रहा है, ये तो नॉर्मल डिपॉजिट है, मतलब ये FDI थोड़ी है ना, दिस इज़ नॉट FDI, है ना। FDI क्या होता है? FDI तब होता है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, है ना। कंपनी के मान लो आपके शेयर होल्डिंग मिली है किसी कंपनी की, है ना, काफ़ी ज़्यादा आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, चाहे वो भले ही स्क्रैच से आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया हो या फिर आपने कोई ग्रीन फील्ड कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं FDI। मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स जब किसी इंडियन कंपनी में, इंडियन एंटिटी में इन्वेस्ट करते हैं 10% से ज़्यादा, है ना, तब उसको बोलते हैं हम FDI। तो फोर्थ तो नहीं है, फोर्थ नहीं है, तो ये हट गया, ये हट गया, बचा A और B। तो 3 भी है ना, 3 को भी हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 और 2 में हम देख लेते हैं कि 1 और 2 में कोई भी अगर एक ऑप्शन हुआ तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब दूसरा क्या ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन। व्हाट इज़ FII? मैंने आपको बताया था इकोनॉमी के लेक्चर्स में कि FII क्या होता है, और करंट अफेयर के लेक्चर में भी कवर किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और FDI दोनों हमने बताया था कि भाई जब कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स बाहर के इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, है ना, और 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग उसकी ले लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं FDI। और 10% से जब कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। यही डिफरेंस था। तो ये जो कंडीशन है 10% वाली, दिस इज़, अगर ये FII 10% से ज़्यादा है तो उसको हम FDI बोलते हैं। तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस इज़ येस, दैट कैन बी काउंटेड एज एन FDI। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया A। अब आप बोलोगे कहाँ कवर किया? तो भाई ये कवर किया है यहाँ पे FDI वर्सेस FII में, जहाँ पे हम लेक्चर का नंबर भी लिखा है, लेक्चर 31 एंड 32, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि एटलीस्ट 10% इक्विटी ओनरशिप होनी चाहिए FDI के लिए। नहीं तो अगर नहीं है 10% FDI इक्विटी ओनरशिप तो उसको हम FII बोल देते हैं, है ना, जो फॉरेन स्टॉक्स बॉन्ड्स इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो FII रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हु हेल्प टू ब्रिंग द FPI इन द कंट्री। समझ में आ गया? 10% से ज़्यादा है तो उसको FDI बोल सकते हैं, 10% से कम है तो FII बोलते हैं, ठीक है। तो ये था इसका कंसेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये 8th के बारे में, क्वेश्चन 8 को देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज़ दैट इट इज़ नेसेसरी। अब डीवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है ना, अगेन दैट वाज कवर्ड, है ना, कहाँ पे कवर्ड था? हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर 12 में, जहाँ पे हमने फ्लोटिंग की बात करी थी, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में हमने पढ़ा था, और फिक्स एक्सचेंज रेट काम कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो हमने इसमें ये देखा था कि भाई जब कोई कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है तो उससे क्या होते हैं? उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट्स? जब कोई कंट्री डीवैल्यू करती है अपनी करेंसी को तो उससे क्या होता है? करेंसी चीप हो जाती है। मतलब अगर पहले डीवैल्यू का मतलब क्या होता है? डीवैल्यू का मतलब ये होता है कि मान लो $1 अभी 80 रुपये है ना, इसको मैंने डीवैल्यू कर दिया तो अब $1 जो है वो 70 रुपये, सॉरी उल्टा मतलब बोल रहा हूँ, मान लो $1 70 रुपीज़ खरीद सकता है ना, तो अब ये $1 80 रुपये खरीद पाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन। जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन, ठीक है। अगर ये डीवैल्यूएशन मतलब तब होता है जब गवर्नमेंट करती है, या मतलब उनका सेंट्रल बैंक करता है, कंट्री का सेंट्रल बैंक करता है जब करेंसी को डीवैल्यू, मतलब कि पहले $1 जो है वो 70 रुपये के बराबर था, अब $1 जो है वो 80 रुपये के बराबर है, तो दिस इज़ कॉल्ड डीवैल्यूएशन। तो अभी क्या हो रहा है कि $1 ज़्यादा रुपये खरीद पा रहा है, तो इससे क्या होगा? जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाएंगे, है ना, एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे। जो पहले चीज़ लेट्स से एक क्लॉथ एक्सपोर्ट हो रहा था, है ना, उस क्लॉथ का जो रेट था, है ना, वो 70 रुपीज़ था, ठीक है। तो पहले जो बंदा जो खरीद रहा होगा यहाँ से उसको $1 देना पड़ रहा था, है ना। अभी अभी अगर ये $1 80 रुपये हो गया, अभी उसको $1 से कम देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि $1 तो अब 80 रुपये हो गया, तो 70 रुपये तो $1 से कम होगा ना, तो इसीलिए एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे और वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये सेम कंसेप्ट हमने आपका डिस्कस किया था, है ना, कि यहाँ पे भाई कि ये बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स हो जाएगा। पूछा गया यही सेम क्वेश्चन कि भाई डिवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या होगा करेंसी पे? इट इम्प्रूव्स द एक्सपोर्ट्स, येस इट डज इम्प्रूव द एक्सपोर्ट, है ना। तो ए तो ऑप्शन में हो गया, अब बचा 2 ऑप्शन। तो इतना तो हो गया आपका, 2 तो एलिमिनेट कर दिया आपने, है ना।
तो अब बचा सेकंड क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये तो बकवास है, हम डी वैल्यू कर रहे हैं तो इंक्रीज़ कैसे होगी वैल्यू, है ना, वैल्यू तो डिक्रीज़ होगी। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं चलो। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं, क्या बोला क्वेश्चन 9, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। आप देखो कि जितनी भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है ना, सबसे क्वेश्चन आया, सब से क्वेश्चन आया, मतलब मेजर ही कवर किया था और सबसे क्वेश्चन आ गया, एक तो आया ही है। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। सॉरी, कौन सी ऐसी साइकिल है जिसमें वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है वो मेन सोर्स होता है न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट के साइकिल में एंटर करने का। तो दैट इज आंसर इज फॉस्फोरस साइकिल। एनवायरनमेंट की सीरीज़ पढ़ी है, लेक्चर 10। लेक्चर 10 में हमने आपको बताया था कि व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड, ठीक है, जब रॉक की वेदरिंग होती है तो ये जो फॉस्फेट्स होते हैं ये बेसिकली सॉइल में चले जाते हैं, और इसी की वजह से मतलब फॉस्फोरस साइकिल स्टार्ट होती है बेसिकली। सो द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, है ना, द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। इस रॉक की जब वेदरिंग होती है तभी फॉस्फोरस साइकिल स्टार्ट होती है, करेक्ट। एंड क्वेश्चन इज सेम, है ना, सेम क्वेश्चन है। अब एकदम तो पूछेंगे नहीं, एकदम सेम लाइन तो छापेंगे नहीं ना ये लोग, कुछ तो आपको दिमाग लगाना है ना। तो इसमें क्या है, बोल रहा है वेदरिंग ऑफ रॉक्स कौन सी साइकिल से एसोसिएटेड है, फॉस्फोरस साइकिल से, ठीक है। कर लेते अगर ये पढ़ा होता तो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो ये कॉपीड क्वेश्चन है, जो हमने प्लेलिस्ट डिस्कस करी थी 120+, हाउ टू स्कोर 120+, उससे ये क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, चेंज भी नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, बस ऑप्शन थोड़े लंबे कर दिए, बाकी क्वेश्चन सेम है। ये देखो हमने क्वेश्चन 7 डिस्कस किया था अपनी हाउ टू स्कोर 120+ यूपीएससी प्रीलिम्स वाली जो प्लेलिस्ट है, उसमें हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, और यहाँ पे क्या पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, यही पूछा है ना। यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज। तो हमने यहाँ देखा था कि दिस इज कॉल्ड अ लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करता है ना। इट पुट्स अ बाउंड्री ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, है ना। यहाँ पे भी ऑप्शन ये डी ही है, ऑप्शन भी डी ही है, देखो दोनों में डी ऑप्शन है। यहाँ पे हमने लिमिटेड गवर्नमेंट यहाँ पे डी ऑप्शन में डाला था, और यहाँ पे भी इट इज़ द सेम कि द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ पे पूरा कंसेप्ट समझाया भी था कि क्यों इसको लिमिटेड, क्यों इसका आंसर लिमिटेड गवर्नमेंट है ना। तो प्लीज़ ये जो प्लेलिस्ट है वो जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, वैल्यू एडिशन होगा आपके नॉलेज में। क्वेश्चन कैसे करना है ये भी पता चलेगा, है ना। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। अब ये क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड अबाउट ए फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज हैदराबाद एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो एग्जैक्टली हमने ये स्टेटमेंट कवर नहीं किया था, बट वी डिड टॉक अबाउट दिस ट्री सिटी। तो हमने अपने करंट अफेयर के लेक्चर में ये कवर किया हुआ है कि भाई जो हैदराबाद है उसको एज अ ट्री सिटी चूज़ किया हुआ है ना। तो देखो हर चीज़ तो आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाले जो लेक्चर्स थे, ये वाले लेक्चर्स एकदम शॉर्ट में आपको समझाने के लिए थे। शॉर्ट में जो मेन न्यूज़ेस थी वो हमने टच करने की कोशिश करी थी, है ना। तो इसमें हमने वी थॉट कि हैदराबाद दिस वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है, तो वी डिड कवर, बट हमने ये नहीं बताया था इसमें कि ये करता कौन है। तो इसमें बेसिकली FAO करता है इसको। तो थोड़ा बहुत भी आप क्यूरियस होते हैं, खुद से देखते थोड़ा तो पता चल जाता है ना। द पॉइंट वॉज कि कंसेप्ट टच हुआ है ना, कंसेप्ट वॉज टच बाय अस। आगे बढ़ते हैं। ये सेम क्वेश्चन फिर से प्लेलिस्ट से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो हाउ टू स्कोर 120+ वाली में, लेक्चर 27। ये क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर। यहाँ पे क्या पूछा था, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो नॉट अ फीचर जब हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई कौन कौन सा फीचर नहीं है, तो ऑब्वियसली हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि क्या क्या फीचर हैं इंडियन फेडरलिज्म के। तो उसमें पहला ही था कि देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, है ना। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, दिस इज़ अ फेडरल फीचर, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं था इसमें पूछा था नॉट अ फीचर, ठीक है। तो ये तो फीचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। और यहाँ पे क्या पूछा है, इसमें पूछा व्हाट इज़ अ फीचर, है ना। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया है ना। तो पहला ही ऑप्शन है
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो अगर आपने ये क्वेश्चन देखो, ये वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं, ये अगर आपने देखे होते तो ऑब्वियसली वो तो आप कर ही लेते, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अगेन वी कवर्ड दिस, और ये हमने कहाँ कवर किया, जो हमारी मैप्स की जो पेड सीरीज़ थी उसमें हमने कवर किया। तो जिन्होंने भी CSAT के कोर्स में एनरोल किया था उनको मैप्स का कोर्स इसमें से फ्री मिला था, है ना। तो उन्होंने अगर ये मैप्स का कोर्स देखा होगा तो उसमें हम जब ब्लैक सॉइल डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये ब्लैक सॉइल कैसे बनता है, ये मोल्टन लावा से बनता है। मोल्टन लावा जब नीचे से वॉल्केनिक फिशर से ऊपर आता है तो उससे ये ब्लैक सॉइल बनता है, और इस ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रेगर सॉइल भी बोलते हैं, है ना। और ये क्रैक्स डेवलप कर देता है ना। और ये रिच किस में होता है और पुअर किस में होता है ये भी बताया था। तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है, क्या द ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बनता है। सिंपल क्वेश्चन है कंसेप्चुअल पे कि भाई ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बनता है, तो दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू मोल्टन लावा। लावा कहाँ से आएगा, वॉल्केनिक रॉक से, है ना। लावा क्लाउड से थोड़ी आएगा, वॉल्केनिक रॉक से ही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो जिन्होंने भी मैप्स का कोर्स भाई देखा होगा उनको ही उन्होंने ये कर लिया होगा, है ना। तो लेक्चर 17 था मैप्स की सीरीज़ का। आप हमारी वेबसाइट में अगर जाओगे www.thelaymanway.com, है ना, तो वहाँ पे ये मैप्स का सीरीज़ और ये CSAT का जो कोर्स था वो भी अपलोडेड है। गो एंड चेक इट आउट, है ना। आपको हमेशा ये दोनों यूनिवर्सल कोर्सेज हैं, मैप्स और जो CSAT है, दोज आर यूनिवर्सल कोर्सेज। इसमें कोई अपडेशन नहीं होता है। अब जब अगली बार अपडेशन होगा तो हम अपडेट कर देंगे उसको, बट यू कैन वॉच इट एनी टाइम, है ना। तो प्लीज़ गो एंड सी दिस। प्लेलिस्ट का नाम है मैप्स रिवीजन सीरीज़, जहाँ पे हमने ये सारे मतलब इसमें 23 लेक्चर्स हैं जिसमें हमने पूरा कवर किया है, सब कुछ कवर किया है, राइट फ्रॉम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड से लेकर जो भी हो सकता है, जितना भी मैप्स का डायमेंशन है सब कुछ कवर किया है। ग्लेशियर्स, है ना, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, मोस्ट ऑफली सभी कवर किया है, ठीक है। जो नए ऐड हुए हैं वो ऑब्वियसली नहीं किए हैं, है ना। तो जो अभी नए ऐड हुए होंगे वो नहीं कर पाए, वो हम फिर से अगले साल करेंगे इसमें, है ना। बट अभी के लिए सारा कुछ अपडेटेड है इसमें। उसके बाद लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14। अगेन दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम मैप्स रिवीजन सीरीज। तो इसमें बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among the following, which one is such river that joins the Indus directly? तो इंडस को डायरेक्टली कौन ज्वाइन करता है? तो जब हम इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई यहाँ से इंडस आती है, ठीक है, ये इंडस आती है, ठीक है, और यहाँ से झेलम आती है, झेलम को चेनाब ज्वाइन करती है, फिर ये दोनों मिलके रवि से ज्वाइन करती हैं, और फिर ये रवि पूरी रिवर मिलके सतलज को डायरेक्टली ज्वाइन करती है, और ये सतलज फिर डायरेक्टली जाके इंडस को ज्वाइन करती है। तो इंडस को आप देखोगे डायरेक्टली कौन ज्वाइन कर रहा है, डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है सतलज, है ना। सतलज इज़ ज्वाइनिंग इंडस डायरेक्टली, है ना। और फिर ये जो वाली रिवर है जो झेलम चेनाब रवि मिलके झेलम चेनाब और रवि, है ना, ये 3 रिवर्स मिलके सतलज को ज्वाइन कर रही हैं, और सतलज फिर इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो अगर ये आपने लेक्चर पढ़ा होता है, लेक्चर 18, आई होप जिन्होंने ये कोर्स लिया है, जिन्होंने मैप्स वाला कोर्स लिया है, दे वर एबल टू डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही मतलब अगर ये आपको मैप भी याद है, ये चीज़ आपको याद है, हाँ, ये पूरा डायग्राम अगर आप याद है तो आप कर सकते थे, है ना, आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, नो डाउट, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सतलज, ठीक है। 2 मैप्स के, एक मैप्स का क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा गया है ना। उसके बाद दूसरा मैप का क्वेश्चन आया था, वो भी यहीं से पूछा गया है दिखाता हूँ कहाँ से। यही मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए दैट दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्रह्मणी, नगावली, सुवर्णरेखा एंड वंशधारा। इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है दैट राइजेज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स के ऊपर से राइज करती है, ऐसी कौन सी रिवर है। तो ये जो हमने पेनिनसुलर रिवर जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हम छोटी वाली पेनिनसुलर रिवर्स डिस्कस कर रहे थे, तब हमने ये एक मैप पढ़ा था जिसमें हमने आपको बताया था कि ये भाई सुवर्ण रेखा ये रही और ब्रह्मणी ये रही, ये दोनों ईस्टर्न घाट में ट्रेन होती हैं जाके बे ऑफ बंगाल में। दे डोंट राइज फ्रॉम दिस, दे डोंट राइज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, दे ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल, राइट। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है दोज विच राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, राइट। तो भाई ब्रह्मणी और सुवर्ण रेखा ये तो है ही नहीं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए था कि ये दोनों है ही नहीं। बचे कौन से, 2 और 4, दैट इज नगावली एंड वंशधारा। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। समझ में आ रहा है। अगेन दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस लेक्चर 20, जहाँ पे हमने पेनिनसुलर रिवर्स को डिस्कस किया था, है ना।
जाके एक बार मैथ्स का कोर्स देख लेना, वेबसाइट पे पढ़ा है, वेबसाइट का नाम है www.thelaymanway.com। समझ में आ रहा है? thelaymanway.com। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 देखते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जियोग्राफी। जियोग्राफी कंसेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से कवर किए हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 100 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगा हर एक कंसेप्ट का। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े कंसेप्चुअल हैं, थोड़े टफ हैं, तो प्लीज़ गो, उसमें हमने सारे एनिमेशंस वीडियोज़ के थ्रू समझाया है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, है ना, बहुत ही हेल्प होगा आपको। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इन द ट्रॉपिकल जोन, जो ट्रॉपिक्स होते हैं उसमें द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशियंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? इन द टेम्परेट जोन द वेस्टर्लीज मेक ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शंस। अब दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ओशन करेंट्स। ठीक है, तो अगर आपने ओशन करेंट्स वाला लेक्चर पढ़ा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओशन करेंट्स वाला अगर आपने लेक्चर पढ़ा है तो देखो दिस इज यहाँ पे मैंने आपको वार्म और कोल्ड करंट का कंसेप्ट समझाया था, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये जो ट्रॉपिक्स हैं, ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, जहाँ पे जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं उसके वेस्टर्न साइड पे ये जो डेजर्ट्स होते हैं वो सारे इधर होते हैं। फिर लोगों ने पूछा था कि यार ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो करंट्स होते हैं, जो ओशन के करंट्स होते हैं वो यहाँ पे कोल्ड रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड रहने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेन शैडो एरिया बन जाता है, इधर बारिश नहीं होती, इसी वजह से डेजर्ट्स इधर होते हैं। तो आप देखो कि ट्रॉपिक्स जो हैं, ये जो ट्रॉपिक्स हैं अपने इधर और इधर, यहाँ पे जो जितने भी ओशियंस हैं, जैसे ये मान लो ये पैसिफिक ओशन है, तो ये पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न साइड है, दिस जो ये ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोल्ड करंट्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर है, और यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोल्ड है तो यहाँ पे वार्म है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर। येस, वेस्टर्न सेक्शन, जो ये वेस्टर्न सेक्शन है, दे आर वार्मर बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स है ना, और ये ओशन करंट्स मूव कैसे करते हैं? ड्यू टू द विंड्स, है ना, ड्यू टू द विंड्स, मतलब विंड्स और कोरियोलिस फोर्स और ये सब लगता है, तभी तो ये पूरा ऐसे सर्कल बनता है ना। ठीक है, और ये सेम इसके बाद ये ट्रेड विंड्स की वजह से ये लोग मूव करते हैं ना। एंड ये चीज़ हमने आपको ग्लोबल, जब हम ये पढ़ रहे थे ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, है ना, उसमें भी आपको ये पूरा समझाया है कि कैसे यहाँ से यहाँ ट्रेड विंड्स जाती हैं, है ना, फिर कोरियोलिस फोर्स लगता है ना, यहाँ से यहाँ जाती हैं, है ना। हमने जब साउथ वेस्ट मानसून पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि उसमें क्या होता है, ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेड विंड जो पहले इधर जा रही थी इक्वेटर की तरफ, वो डिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाती है ना। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में कवर्ड है। और मैंने आपको ये भी बताया था ट्रॉपिकल जोन में जो होता है उसका उल्टा टेम्परेट जोन में होता है। तो टेम्परेट जोन में ये जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जो ईस्टर्न सेक्शन होगा सॉरी, जो ईस्टर्न सेक्शन होगा वो वार्मर हो जाएगा, और जो वेस्टर्न सेक्शन होगा ओशंस का वो कोल्ड हो जाएगा कंपैरेटिवली, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो हमने कवर किए हुए थे, है ना। सो इन टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल अब ये जो प्लेलिस्ट है ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 103 लेक्चर्स हैं, जिसमें से एक ट्रेलर है, एक टीजर है ना। तो ये पूरे लेक्चर्स आके देख लेना, सारे कंसेप्ट आपके फिजिकल ज्योग्राफी के एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और इससे अच्छी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे कहीं नहीं अवेलेबल है, इन जनरल कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जिस टाइप से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ना। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दीज लेक्चर्स, दे आर वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड यू विल रियली इन्जॉय इट, है ना। तो इन टोटल अगर आप देखोगे तो कितने 16 क्वेश्चंस हैं, है ना। 16 क्वेश्चंस डायरेक्टली कंसेप्चुअल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा भी फोकस यही रहता है कि हम कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग जो है उसको एनकरेज करते हैं। वी डोंट वांट यू टू क्रैम ऑल द स्टफ, क्योंकि याद करने के लिए वैसे ही बहुत है ना। ये भी अब चीज़ें हम याद करने लगोगे तो हो गया फिर, है ना। तो जितना हम समझ सकते हैं उतना समझेंगे, है ना, जितना याद करना होगा उतना याद भी करेंगे, है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है कि कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ पाए, है ना, करेक्ट। तो ये था, है ना। सो इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड if you haven't checked out our website, I would highly recommend you all to go and watch our playlist, जो evergreen playlist है, जैसे इकोनॉमिक्स की हो गई, these are evergreen playlist, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट तो आपको पढ़ने ही है ना। इकोनॉमिक्स की हो गई, फंडामेंटल ज्योग्राफी की हो गई, क्योंकि हमने वहाँ पे ना सारे स्टैटिक ही कवर किए। वी डोंट वांट कि भाई वो रिडंडेंट हो जाए, है ना। बाकी करंट अफेयर्स हैं
तो करंट अफेयर्स हम फिर से कवर करना स्टार्ट करेंगे, है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। करंट अफेयर्स और भी एडिटोरियल का भी हम सोच रहे हैं करने का, कंसेप्ट बेस्ड उसका भी लर्निंग सोच रहे हैं। सो विल कम आउट विद सून। अभी पॉलिटी का लेक्चर्स चल रहे हैं, तो पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं दैट आर ऑल्सो कंसेप्ट बेस्ड, सो डू चेक दैट आउट ऑल्सो, है ना। तो वो भी चेकआउट करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर सो पेशेंटली। डू रिकमेंड द चैनल टू योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड डू check out our websites and help us promote and help YouTube promote these lectures, so that more people can benefit. And you can always mail us your queries at queries@thelaymanway.com, or you can WhatsApp us at 7724886251. So I'll see you in the next lecture. Tab tak tata, bye bye, and take care.